अध्याय एक गांव और डर की शुरुआत। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के एक कोने में बसा था गांव रामपुरा। न बहुत बड़ा न बहुत छोटा, खेतों के बीच फैले पीपल और नीम के पेड़ों की छांव में बसे मिट्टी के घर, जिनकी दीवारों पर गोबलीपाई की गंध हमेशा बनी रहती थी। दिन में यह गांव हंसता था, लेकिन जैसे ही सूरज डूबने लगता, हवा में एक अनजानी सिहरन फैल जाती। गांव के बाहर कच्चे रास्ते से लगभग 1 कोस दूर एक पुरानी सराय थी, काली सराय पूर्णविराम। उसका नाम सुनते ही गांव के बच्चे चुप हो जाते थे और बड़े बूढ़े आंखें फेर लेते थे। कहा जाता था, उस सराय में कोई बस्ती नहीं, बस्ती आत्माएं हैं। कभी वह जगह राहगीरों के ठहरने के काम आती थी, पर अब केवल जंग लगी किवाड़ें, टूटी दीवारें और छत पर उगे पीपल की जड़ें वहां की पहचान थीं। गांव में कोई नहीं जानता था कि आखिरी बार वहां कौन गया था। बस बुजुर्ग नाथू बाबा कहते थे, वहां जो गया वो लौटा तो सही, पर वैसा नहीं रहा। लोग कहते थे, अमावस की रात को वहां कोई रोता है। कभी औरत की हंसी सुनाई देती है, कभी किसी के पायल की झंकार, कभी दीवार पर किसी का नाम खुद ब खुद उभर आता है और फिर सुबह तक मिट जाता है। गांव में इस कहानी को कोई खुलकर नहीं सुनाता था। जो सुनाता, उसके स्वर में कांप होती थी। उसी गांव में इस बार गर्मियों की छुट्टियों में लौटा था अरविंद, शहर में पढ़ा लिखा, कॉलेज में समाजशास्त्र का छात्र। उसके पिता गांव के स्कूल में शिक्षक थे, लेकिन अरविंद शहर में पला बढ़ा था। उसे गांव की इन दंतकथाओं पर हंसी आती थी। शाम को चौपाल पर जब लालटेन जल चुकी थी और हुक्का गूंज रहा था, तब बात निकली काली सराय की। बुजुर्ग हरिराम काका बोले, बेटा, तेरे बाबा ने कहा था, उस सराय की दीवारों में खून की गंध है, वहां मत जाना। अरविंद हंस पड़ा, काका, ये सब पुरानी बातें हैं, कोई आत्मावात्मा नहीं होती, सब अंधविश्वास है। चौपाल में बैठे कुछ जवान भी मुस्कुरा दिए, पर कोई बोला नहीं। बाबा नाथू, जो 40 साल पहले खुद चौकीदार रह चुके थे, धीरे से बोले, बेटा, बात मान या मत मान, पर वहां सूरज ढलने के बाद कभी मत जाना। मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो सराय जिंदा नहीं पर जागती है। अरविंद ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है बाबा, मैं खुद जाकर देख लूंगा कि वहां क्या है, कल रात चलूंगा। सन्नाटा छा गया। चारों ओर झिंगुरों की आवाज भी जैसे थम गई हो। कोई नहीं बोला, बस आग की चिंगारी फड़फड़ा उठी। अगले दिन गांव में एक ही चर्चा थी, अरविंद काली सराय जाएगा। औरतें कुएं पर बातें कर रही थीं, बच्चे एक दूसरे को डराकर कहते, वो मर जाएगा। कुछ बुजुर्ग चुपचाप मंदिर के सामने दिया जला आए, लेकिन अरविंद के चेहरे पर कोई डर नहीं था। वह कैमरा, टॉर्च और नोटबुक लेकर तैयार हुआ। उसका इरादा था इस अंधविश्वास को सच या झूठ साबित करना। सूरज ढलने लगा था। आसमान पर लालिमा उतर रही थी और पक्षी अपने घोंसलों को लौट रहे थे। उसकी माँ ने धीरे से कहा, बेटा मत जा, सब कहते हैं वहां कुछ है। अरविंद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर कुछ है तो देख ही लेते हैं, माँ, डर में जीना ठीक नहीं। शाम को जब गांव की गलियां अंधेरी होने लगी, तो अरविंद अकेला सराय की ओर चल पड़ा। हाथ में टॉर्च, बैग कंधे पर और दिल में जिज्ञासा। कच्चा रास्ता जैसे जैसे जंगल की ओर मुड़ता गया, हवा में ठंडक और अजीब सी नमी बढ़ती गई। पेड़ों के पत्ते हिलते तो लगता कोई कानों में कुछ कह रहा हो। सराय अब दिखाई दे रही थी। काले पत्थरों की दीवारें, आधा टूटा दरवाज़ा और खिड़कियों से झांकती अंधेरी दरारें। कभी यह जगह राहगीरों की सराय रही होगी, लेकिन अब यह एक भूतिया खंडहर थी। अरविंद ने टॉर्च की रोशनी दीवार पर फेंकी। झाड़झंखाड़ से घिरी दीवारों पर धूल और काई जमी थी। दीवार पर हल्के से लाल रंग के निशान थे, शायद पुराने समय का
कोई रंग या खून के धब्बे। वह झुककर देखने लगा, तभी उसके पीछे हवा का एक झोंका आया। दीवार पर लटकती खिड़की चर्रर की आवाज़ के साथ हिली। अरविंद ने पलटकर देखा, कोई नहीं था। बस टूटी खिड़की के पीछे एक पुराना दिया रखा था, जो बुझा हुआ था, लेकिन बात यह थी, दिए से अभी भी धुआं उठ रहा था। वह अंदर बढ़ा। कमरा अंधेरे में डूबा था, पर फर्श पर कुछ गीले पैरों के निशान दिखाई दिए, मानो कोई अभी-अभी चला हो। वह नीचे झुका, निशानों को टॉर्च से देखा। नंगे पांवों के निशान, परतदार मिट्टी में गहरे धंसे हुए, और निशान वहीं खत्म हो रहे थे जहां दीवार थी। वह दीवार ठोस थी। फिर निशान वहीं कैसे रुक गए? उसने कैमरा चालू किया, कुछ तस्वीरें ली, फिर नोटबुक में लिखा। दीवार के पास पैरों के निशान। लगता है हवा का असर है या मिट्टी में पैटर्न। लेकिन यह रोचक है। फिर उसने दीवार पर हाथ रखा। दीवार ठंडी नहीं थी, गर्म थी। बाहर हवा तेज चल रही थी। सराय के दरवाजे की चरमराहट दूर तक सुनाई दे रही थी। अरविंद ने टॉर्च दीवार की ओर मोड़ी तो देखा। जहां कुछ देर पहले उसने हाथ रखा था, वहां अब धुंधले अक्षरों में कुछ लिखा था। क्यों आए हो? वह पीछे हटा, पर तुरंत खुद को संयमित किया। कोई मजाक कर रहा होगा, उसने खुद से कहा। पर जब उसने फिर दीवार की तरफ देखा, शब्द गायब थे। वह थोड़ा हंसा, बोला, ठीक है, काली सराय, देखते हैं तो कितनी काली है। फिर उसने बैग से कैमरा निकाला और दीवार की ओर फोकस किया। कैमरे की स्क्रीन पर कुछ दिखा। दीवार के पीछे किसी औरत की परछाई। उसने मुड़कर देखा। अंधेरा था, कोई नहीं था। लेकिन अब उसे पहली बार महसूस हुआ, वह अकेला नहीं है। अध्याय 2, चुनौती और जिज्ञासा। सुबह की किरणें जब रामपुरा के खेतों पर पड़ी, तो हवा में ठंडक के साथ फुसफुसाहट भी थी। गांव के हर कोने में एक ही बात चल रही थी। अरविंद रात को सराय गया था। किसी ने कहा उसने वहां दीवार पर लिखा देखा, किसी ने कहा वहां औरत की आवाज़ सुनी, और किसी ने तो यह भी कहा कि रात को सराय की टूटी खिड़की से लाल रोशनी निकली थी। कौन सच कह रहा था, कौन झूठ, कोई नहीं जानता। लेकिन सब में बेचैनी थी। अरविंद अगली सुबह चौपाल पर आया, हाथ में नोटबुक और चेहरे पर वही आत्मविश्वास। लोगों ने उसकी ओर ऐसे देखा जैसे किसी मृत व्यक्ति को जीवित लौटते देखा हो। हरिराम काका ने कांपती आवाज में पूछा, बेटा तू ठीक है ना? अरविंद मुस्कुराया, बिल्कुल काका, वहां कुछ भी नहीं था, बस पुरानी दीवारें और हवा की आवाज़ें। लोगों ने जो सुना सुना रखा है, वही डर बन गया है। चौपाल में बैठे कुछ जवान हंसे, लेकिन बुजुर्ग अब भी खामोश थे। नाथू बाबा ने अपनी आंखें अरविंद के चेहरे पर गड़ाईं, जैसे किसी गहरे राज को पढ़ रहे हों। धीरे से बोले, बेटा डर कभी हवा में नहीं होता, डर वहाँ होता है जहाँ इंसान कुछ खो चुका होता है। अरविंद ने हंसते हुए जवाब दिया, बाबा आपने जिंदगी में बहुत देखा है, लेकिन अब वक्त बदल गया है। ये सब अंधविश्वास है। मैं साबित कर दूंगा कि वहाँ कोई भूत नहीं, बस कहानियाँ हैं। बाबा नाथू ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी लाठी जमीन में गाड़ दी और कहा, ठीक है, जा, पर याद रखना, जो काली सराय को झूठ कहता है वो कभी सच्चाई नहीं देख पाता। उनकी यह बात चौपाल में ठंडी हवा की तरह फैल गई। अरविंद ने उन्हें सलाम किया और आगे बढ़ गया। उसके दोस्त रामू और शिवा ने उसे घर तक छोड़ा। रामू ने धीरे से कहा, भैया हम जानते हैं कि तू बहादुर है, पर रात में मत जाना, हम सब बचपन से सुनते आए हैं, वहाँ कुछ तो है। अरविंद ने हंसते हुए कहा, अगर कुछ है तो कैमरे में कैद हो जाएगा, कल रात मैं फिर जाऊंगा,
इस बार पूरी रात रहूंगा। शिवा ने घबराकर पूछा। पूरी रात? हाँ, अरविंद बोला, इस बार कोई शक नहीं रहेगा। या तो ये अंधविश्वास खत्म होगा या मैं खुद मान लूंगा कि डर सच्चा है। उस शाम गांव में अजीब बेचैनी थी। हवा भारी थी, जैसे बरसात आने वाली हो। गायें जल्दी जल्दी अपने बाड़ों में लौट आईं और औरतें दरवाजे बंद करने लगी। अरविंद अपने कमरे में बैठा नोटबुक देख रहा था। उसने पिछली रात के नोट्स पढ़े। दीवार पर गर्माहट, धुएं वाला दिया, पैरों के निशान बिना किसी दिशा के। वह सोचने लगा, शायद नमी या गैस की वजह से दीवार गर्म थी, पैरों के निशान मिट्टी की परत से बने होंगे। लेकिन उसके कैमरे में एक फोटो थी, वही दीवार जिस पर क्यों आए हो लिखा था। उसने ध्यान से देखा। शब्द बहुत हल्के थे लेकिन साफ। और जब उसने जूम किया तो देखा, अक्षर किसी उभरी उंगली से नहीं बल्कि जलने के निशान से बने थे। एक पल के लिए उसका दिल जोर से धड़का। फिर खुद को संभालते हुए बोला, कोई पुराना दाग होगा, डरने की बात नहीं। बाहर अंधेरा उतर चुका था। गांव की गलियों में लालटेनें टिमटिमा रही थी। चौपाल पर अब कोई नहीं था। बस एक कोने में नाथू बाबा बैठे थे, उनकी आंखें दूर कहीं टिकी थी। अरविंद उनके पास गया। बाबा, आज रात में फिर जा रहा हूँ, इस बार कुछ रिकॉर्ड करूँगा। नाथू बाबा ने उसकी ओर देखा। उनकी आवाज़ धीमी थी लेकिन शब्द कांपते नहीं थे। जा बेटा, पर अगर तू आवाज़ सुने जवाब मत देना। कौन सी आवाज़ बाबा? जिसे तू पहचानता नहीं, वो जो तेरा नाम पुकारे। अरविंद कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ठीक है बाबा, मैं ध्यान रखूंगा। नाथू बाबा ने उसे एक पुराना ताबीज़ दिया, पीतल का, जिस पर कोई अजीब सी लिपि में शब्द खुदे थे। इसे गले में पहन ले, ये नाथू की नहीं, काली सराय की जुबान है, कभी काम आ जाए। अरविंद ने ताबीज़ लिया, मुस्कराकर गले में डाल लिया। फिर बोला, धन्यवाद बाबा, कल सुबह लौटकर सबको दिखाऊंगा कि डर जैसा कुछ नहीं। नाथू बाबा ने कुछ नहीं कहा, बस आसमान की ओर देखा, जहां काले बादल जमा हो रहे थे और हवा में धूल का बवंडर उठ रहा था। गांव के बाहर जब अरविंद सराय की ओर बढ़ा तो रास्ता पहले जैसा नहीं था। हवा में एक अजीब सी ठंड थी। पेड़ों की डालियां झूम रही थीं, जैसे किसी को रोकना चाहती हों। पीछे से किसी ने पुकारा, अरविंद रुको। वह पलटा, कोई नहीं था। सन्नाटा, सिर्फ हवा की आवाज़ और दूर मंदिर की घंटी। उसने टॉर्च जलाई और आगे बढ़ गया। सराय के पास पहुंचते ही उसने देखा, दरवाज़ा कल से भी ज्यादा खुला था, जैसे किसी ने अंदर से खींचकर खोला हो। दीवार पर लता झाड़ियां लहर रही थीं और जमीन पर किसी ने मिट्टी में हल्का गोला बना रखा था। उस गोले के बीच में वही शब्द लिखे थे, फिर आ गए। अरविंद ठिठक गया। फिर कैमरा ऑन किया, दीवार की ओर फोकस किया और बोला, यह काली सराय की हकीकत, मैं यहाँ दूसरी बार आया हूँ और आज मैं पूरी रात यही रहूँगा। वह भीतर चला गया। दरवाज़ा अपने आप चर्रर्र की आवाज़ के साथ बंद हो गया। बाहर हवा तेज हुई और दूर गांव में नाथू बाबा की आंखें अचानक खुली। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, अब सराय जाग चुकी है। अध्याय 3, रात की तैयारी। काली सराय की टूटी दीवारों के भीतर रात उतर आई थी। आसमान पर बादल थे, चांद जैसे किसी ने राख से ढंक दिया हो। अरविंद ने अपना बैग जमीन पर रखा, कैमरा स्टैंड पर लगाया और टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई। दीवारों पर नमी थी और ऊपर की छत पर चमगादड़ उल्टे लटके थे। हर बार जब हवा चलती,
तो सराय की छत से धूल और सूखी पत्तियां झड़ने लगती। वह एक टूटी चारपाई पर बैठ गया, नोटबुक निकाली और लिखने लगा। रात 8:45। वातावरण शांत है, लेकिन सराय की हवा सामान्य नहीं लग रही। गंध सीलन की है, पर साथ में कुछ और, जैसे लोहे और धुएं की। कैमरा चालू था। वह बोलता गया, यह वही जगह है जहां गांव वाले कहते हैं कि कोई रोता है। अब देखते हैं यह डर सच्चा है या बस कहानी। फिर उसने टॉर्च दीवार की ओर मोड़ ली। पल भर को लगा दीवार पर कुछ हल्का हिल रहा है, जैसे धुआं। लेकिन जब उसने फोकस किया, कुछ नहीं था। रात और गहरी होती जा रही थी। सराय के बाहर झिंगुरों की आवाज़ें थम चुकी थीं। अब सिर्फ हवा थी, और वो भी अनियमित, जैसे किसी की सांसें चल रही हों। अरविंद ने बैग से पानी निकाला, एक घूंट लिया, फिर ताबीज़ को छुआ जो नाथू बाबा ने दिया था। ताबीज़ हल्का गर्म था। वह मुस्कुराया, शायद शरीर की गर्मी होगी। उसने मोबाइल देखा, नेटवर्क गायब था। घड़ी में समय 10:03 दिखा रहा था। अचानक कुछ गिरने की आवाज़ आई। वह चौंक गया, टॉर्च दी। कोने में पड़ा लोहे का बर्तन हिला था, जैसे किसी ने पैर मारा हो। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, रोशनी उस ओर डाली। कुछ नहीं था। लेकिन जब वह पीछे मुड़ा, चारपाई पर जहां वह अभी बैठा था, अब धूल पर ताज़े पैरों के निशान थे। छोटे पैरों के। उसका गला सूख गया। वह टॉर्च थामे कुछ पल तक वहीं खड़ा रहा। फिर धीरे से बुदबुदाया, किसी जानवर के होंगे। उसने कैमरा उस दिशा में किया, रिकॉर्डिंग चालू रखी। कहने लगा, ये निशान साफ है, लेकिन शायद किसी ने पहले छोड़े होंगे, डरने की कोई बात नहीं। वह खुद को बहलाने की कोशिश कर रहा था, पर उसे पता नहीं था कि कैमरे की स्क्रीन पर क्या दिख रहा था। चारपाई के ठीक पीछे किसी के लंबे बाल हवा में झूल रहे थे। रात के 11 बज चुके थे। अब सराय के अंदर का तापमान अचानक गिर गया। सांसों से धुआं निकलने लगा। अरविंद ने कंधों को रगड़ा, बैग से शॉल निकाली। उसने सोचा, इतनी ठंड मई के महीने में। फिर उसे लगा कोई बहुत धीरे धीरे गा रहा है। कानों में हल्की सी धुन, कोई लोकगीत जैसे ललबाए। सो जा रे नंदी, अंधियारा गहरायो। वह चौकन्ना हो गया। आवाज़ सराय के अंदरूनी कमरे से आ रही थी। उसने टॉर्च और कैमरा उठाया, कदम कदम बढ़ा। दरवाज़ा आधा खुला था। भीतर पूरी अंधेरी थी, बस कोने में कोई दिया झिलमिला रहा था। अरविंद ने दरवाजे को धकेला, चर्ररररर आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला। लेकिन कमरा खाली था। दिए के पास एक पुरानी चूड़ी पड़ी थी, टूटी हुई। उसने झुककर उठाई, और उसी समय ठंडी हवा का झोंका आया। दिया बुझ गया। अंधेरे में उसे किसी के चलने की आहट सुनाई दी, धीरे धीरे पीछे से आती हुई। उसने मुड़कर टॉर्च चलाई। खाली रास्ता। लेकिन उसकी टॉर्च की रोशनी अब झिलमिलाने लगी थी, कभी जलती, कभी बुझती। और हर बार जब रोशनी बुझती, उसे कानों में कोई शब्द सुनाई देता, क्यों आए? अब चले जाओ। वह पीछे हटने लगा। पैर कांप रहे थे, सांसें तेज थी। फिर अचानक दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। कैमरा नीचे गिर पड़ा। अगले ही पल दीवार के उस पार से किसी ने जोर से दस्तक दी। 1 2 3 बार। अरविंद ने कांपती आवाज़ में कहा, कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं, सिर्फ हवा और उसके बीच में एक धीमी हंसी। वह दीवार से पीछे हट गया, ताबीज़ को कसकर पकड़ा। ताबीज़ अब ठंडा था, बर्फ जैसा।
उसे लगा किसी ने पीछे से उसके कंधे को छुआ। वह पलटा। कुछ नहीं था, पर अब दीवार पर, जहां पहले कुछ भी नहीं था, हल्के हल्के अक्षर उभर रहे थे। मत रहो, वो जाग गई है। अरविंद ने भागकर दरवाज़ा खोला, सांसें तेज थी। वह बाहर निकल आया, आसमान में बिजली कौंधी और पहली बारिश की बूंदें गिरने लगी। सराय के बाहर आते ही उसे लगा जैसे हवा बदल गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। खिड़की में कोई खड़ा था, सफ़ेद साया, बाल हवा में उड़ते हुए। वह पलक झपकते ही गायब हो गया। अरविंद ने हाँफते हुए कैमरा उठाया, बैग कंधे पर डाला और सराय से थोड़ी दूरी पर रुक गया। उसने खुद से कहा, कल वापस आऊँगा, ये जो कुछ भी है अब जानना ज़रूरी है। वह चला गया, पर सराय की टूटी खिड़की से किसी ने बहुत धीमे स्वर में कहा, वो लौटेगा और तब सब खत्म होगा। अध्याय 4 पहली आवाज़। अगली सुबह रामपुरा का आसमान हल्का धुंधला था। बारिश रात भर होती रही थी और गांव की गलियां कीचड़ से भर गई थीं। लेकिन गांव के लोगों की बातों में केवल एक नाम था, अरविंद। किसी ने कहा वह रात में फिर सराय गया था, किसी ने कहा कि उसने किसी को वहां देखा, पर कोई कुछ पक्का नहीं जानता था। सिर्फ नाथू बाबा को यकीन था कि कुछ गड़बड़ हो चुकी है। सुबह सुबह वे मंदिर के सामने बैठकर बुदबुदा रहे थे। वो अब लौटेगा नहीं, वैसा जैसा गया था। अरविंद लौटा तो उसके कपड़े मिट्टी और बारिश से सने थे। आंखों के नीचे काले घेरे थे, चेहरा थका हुआ, पर आंखें बेचैन चमक से भरी। वह सीधा अपने कमरे में गया और कैमरा चालू किया। वीडियो चलता गया। टूटी दीवारें, दिया, धूल भरे कमरे। फिर अचानक एक झिलमिलाहट, और स्क्रीन पर कुछ दिखा। एक साया, दीवार के पीछे खड़ी एक औरत की आकृति। चेहरा धुंधला, बाल खुले, और वह सीधे कैमरे की ओर देख रही थी। अरविंद ने सांस खींची। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह वीडियो बार बार देखता रहा, जूम करता रहा। फिर उसने देखा कि उस साए के पीछे दीवार पर कुछ लिखा था, जो उसने पिछली रात नोट नहीं किया था। अक्षरों में लिखा था, वो लौट आएगी। उसके हाथ कांप गए। वह बुदबुदाया, वो कौन? फिर उसने कैमरा बंद किया और सिर दोनों हाथों में थाम लिया। शाम तक अरविंद गांव से लगभग कोई बात नहीं कर पाया। माँ ने पूछा, बेटा क्या हुआ? वह बोला, कुछ नहीं माँ, बस थक गया हूँ। पर जब वह अकेला हुआ तो कमरे की दीवार पर ध्यान गया। दीवार की नमी में वही शब्द उभर रहे थे, वो लौट आएगी। उसने आंखें मलकर देखा, शब्द गायब। वह हंस पड़ा, दिमाग खेल कर रहा है। लेकिन उस हंसी में आत्मविश्वास नहीं था। रात का समय। गांव में बिजली नहीं थी, बस लालटेनें टिमटिमा रही थी। अरविंद अपने कमरे में बैठा था। कैमरा फिर चालू किया। एक नया वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया। यह मेरी तीसरी रात है। कल रात जो मैंने देखा वह भ्रम हो सकता है, पर अगर नहीं तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि वो क्या है। आज रात में फिर जाऊंगा, इस बार सुबह तक रहूंगा। उसने ताबीज़ उठाया जो अब भी गले में था, पर जब उसने ध्यान से देखा तो पाया उस पर बनी लिपि हल्की हल्की धुंधली पड़ गई थी, जैसे किसी ने भीतर से मिटा दी हो। अरविंद के मन में कुछ टूटा, शायद यकीन, शायद हिम्मत। लेकिन उसने तय कर लिया था, जो भी है अब पीछे नहीं हटूंगा। वह रात को फिर सराय पहुंचा। बारिश के कारण रास्ता कीचड़ से भरा था और हवा में मिट्टी की गंध। उसके जूतों के निशान पानी में धंसते जा रहे थे। चारों ओर सन्नाटा था,
बस कभी कभी मेंढक की आवाज़। सराय के दरवाजे तक पहुंचते ही उसने देखा। दरवाज़ा पहले से खुला था, मानो कोई इंतजार कर रहा हो। वह अंदर गया। कमरे का वही कोना, वही दीवार, वही टूटी चारपाई, सब वैसा ही। उसने कैमरा लगाया और रिकॉर्डिंग शुरू की। रात 10:40। सराय की हवा अब कुछ और महसूस हो रही है। दीवारों पर नमी नहीं बल्कि ठंडक है, जैसे बर्फ। फिर अचानक उसे लगा किसी ने उसका नाम लिया, बहुत हल्के स्वर में। अरविंद। वह ठिठक गया। टॉर्च घुमाई। कुछ नहीं। फिर वही आवाज़, इस बार जरा पास से। अरविंद। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, कौन है वहाँ? सन्नाटा। लेकिन दीवार पर एक लकीर खींची, मानो किसी ने नाखून से लिखा हो। तुम क्यों आए? वह कुछ पल तक जड़ होकर देखता रहा। फिर साहस जुटाकर दीवार की ओर बढ़ा और हाथ से छुआ। दीवार गीली थी, लेकिन उंगलियों पर लाल रंग लगा। वह खून जैसा था। अरविंद पीछे हटा। उसका दिल अब तेजी से धड़क रहा था। उसने कैमरा उस पर फोकस किया ताकि सब कुछ रिकॉर्ड हो सके। अचानक कैमरे की स्क्रीन काली हुई, फिर झिलमिलाई, और स्क्रीन पर किसी का चेहरा उभर आया। वह वही चेहरा था जो पिछली रात साए में दिखा था। अब साफ दिख रहा था, एक औरत का चेहरा। पीला, निर्जीव, पर आंखें लाल जैसे अंगारे। वह कुछ कह रही थी पर आवाज़ नहीं आ रही थी। अरविंद ने वॉल्यूम बढ़ाया। अब एक टूटी फूटी आवाज़ सुनाई दी, मेरी चोड़गी, लौटा दो। अरविंद ने कांपते हुए बैग खोला। वहाँ वह टूटी हुई चूड़ी पड़ी थी जो उसने पिछली रात उठाई थी। उसने उसे हाथ में लिया, बोला, ये तुम्हारी है। और तभी हवा का झोंका आया। सराय का दरवाज़ा जोर से बंद हुआ। दीवारें कांपने लगी। दिया अपने आप जल उठा बिना किसी आग के। और फिर वही आवाज़, अब बहुत साफ, बहुत करीब से। तुम क्यों आए अरविंद? उसके ठीक पीछे किसी के चलने की आवाज़ आई, धीरे धीरे उसके कंधे तक पहुंचती हुई। वह पलटा। कोई नहीं था, पर दीवार पर अब छाया दिख रही थी किसी औरत की, जबकि वहां कोई नहीं खड़ा था। छाया हिली, और कैमरे की स्क्रीन पर वही छाया अब अरविंद के ठीक पीछे दिखाई दे रही थी। वह घबराकर टॉर्च गिरा देता है। अंधेरा चारों ओर। सिर्फ वही आवाज़, अब तुम लौट नहीं सकते। वह सराय से भागता है, दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, पर दरवाज़ा नहीं खुलता। वह चिल्लाता है, कौन हो तुम, क्या चाहती हो? और जवाब में वही आवाज़ आती है, बस वो लौटा दो जो तुमने लिया है। अरविंद कांपते हुए चूड़ी दीवार पर रख देता है। सन्नाटा छा जाता है। फिर अचानक दीवार पर दिए की रोशनी में शब्द उभरते हैं, अब देर हो चुकी है। अरविंद किसी तरह दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलता है। बारिश फिर शुरू हो चुकी है। वह पीछे मुड़कर देखता है। सराय की टूटी खिड़की में वही चेहरा दिखता है। लाल आंखें, मुस्कुराता हुआ चेहरा, और हवा में झूलते लंबे बाल। वह दौड़ता है और दूर तक सराय की आवाज़ गूंजती है, वो लौट आएगी। नया चांद, अध्याय 5। अतीत की परछाई। अगली सुबह गांव पर अजीब सी खामोशी थी। अरविंद के चेहरे पर थकावट और भय साफ झलक रहा था। उसने पूरी रात एक पल भी नींद नहीं ली थी। वह बार बार वही शब्द याद कर रहा था, अब देर हो चुकी है। उसके दिमाग में प्रश्न गूंज रहा था, वो औरत कौन थी, उसकी चूड़ी वहां कैसे आई? नाथू बाबा की बात।
अरविंद उसी दिन नाथू बाबा के पास पहुंचा। वे मंदिर के पिछवाड़े तुलसी के पौधे में पानी दे रहे थे। अरविंद बोला, बाबा मुझे बताइए, उस सराय में क्या हुआ था? लोग बस कहते हैं कि वहाँ भूत है, मगर क्यों? नाथू बाबा ने धीमे से नजर उठाई। उनकी आंखों में एक पुराना दर्द झलक रहा था। तू सच जानना चाहता है? हाँ, अरविंद बोला, मुझे जानना ही होगा। जब तक मैं जान नहीं लूंगा, ये आवाज़ें पीछा नहीं छोड़ेंगी। नाथू बाबा ने गहरी सांस ली, फिर बोले, करीब 50 साल पहले की बात है। तब वह जगह सराय नहीं थी, बल्कि मलिक हवेली कहलाती थी। हवेली में ठाकुर विजय मलिक रहते थे। बड़ा नाम, बड़ा रुतबा, लेकिन उसके दिल में इंसानियत नहीं थी। अरविंद ध्यान से सुनता रहा। उस हवेली में एक नौकरानी थी, नाम था चंपा। गरीब घर की लड़की, पर रूप ऐसा कि पूरे गांव में चर्चा थी। ठाकुर उस पर बुरी नज़र रखता था, पर चंपा ने हमेशा इनकार किया। एक दिन ठाकुर ने जबरन उसे हवेली के भीतर बुलाया और नाथू बाबा की आवाज़ थम गई। आंखें झुक गईं। उसने उसके साथ जुल्म किया, और जब लड़की भागने लगी, ठाकुर ने उसे मार दिया। उसकी लाश हवेली के पीछे पुराने कुएं में फेंक दी गई। उसी रात से हवेली में पहली बार आवाज़ें आने लगी। अरविंद के रोंगटे खड़े हो गए। फिर क्या हुआ? लोग कहते हैं कि हर अमावस्या की रात को हवेली के भीतर किसी औरत की हंसी गूंजती थी। ठाकुर पागल हो गया। एक रात चिल्लाते हुए वही कुएं में कूद गया, और तब से वो हवेली उजड़ गई, जिसे अब लोग काली सराय कहते हैं। नाथू बाबा ने आगे कहा, जिस कमरे में तू गया था, वही चंपा का कमरा था। दीवार पर जो शब्द उभरते हैं, वो लौट आएगी। वो ठाकुर की आखिरी लिखावट है, जो उसने अपनी मौत से पहले दीवार पर खून से लिखी थी। अरविंद की सांसें रुक सी गईं। सब कुछ अब जोड़ने लगा था। वो औरत का साया, टूटी चूड़ी, वो आवाज़, सब चंपा की आत्मा थी। पर बाबा, उसने पूछा, वो अब मुझसे क्यों कह रही है? देर हो चुकी है। नाथू बाबा ने जवाब नहीं दिया, बस बोले, कभी कभी आत्माएं किसी को चुनती हैं अपनी अधूरी बात पूरी करवाने के लिए। शायद तू वही है। अतीत का दस्तावेज। उस रात अरविंद घर लौटा और पुरानी तहसील के रिकॉर्ड खंगालने लगा। काफी खोज के बाद उसे एक धूलभरी फाइल मिली। मलिक हवेली हत्याकांड 1974। फाइल में लिखा था, पीड़िता चंपा देवी, उम्र लगभग 19 वर्ष। आरोपित ठाकुर विजय मलिक। मामला दबा दिया गया। शव कभी बरामद नहीं हुआ। अगले पन्ने पर तस्वीर थी, काले सफेद रंग में मुस्कुराती हुई एक लड़की की, हाथ में चूड़ियाँ, वही चूड़ी जो अब अरविंद ने सराय में लौटाई थी। फाइल के पीछे किसी ने हाथ से लिखा था, वो आज भी अपने न्याय की प्रतीक्षा में है। अरविंद ने धीरे से तस्वीर छुई। उसे लगा मानो कोई अदृश्य हवा उसके चेहरे को छूकर निकल गई हो। फिर वही रात। उस रात अरविंद ने तय किया, वह आखिरी बार सराय जाएगा। इस बार भागेगा नहीं, डर को देखेगा। आधी रात को वह पहुंचा, हाथ में कैमरा और दिया। जैसे ही वह अंदर गया, दिया अपने आप जल उठा, बिना आग के। दीवारें अब नमी से नहीं, किसी चमक से भरी थी। वहीं कमरे के बीचों बीच एक स्त्री का साया उभरा, धीरे धीरे, जैसे धुआं आकार ले रहा हो। वह आवाज़ आई, क्यों लौटे हो? अरविंद ने कांपते हुए कहा, मैं जानना चाहता हूँ, तुम्हें मुक्ति चाहिए। वह साया कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मेरा नाम चंपा। अरविंद की आंखें भर आईं। मैंने तुम्हारी चूड़ी लौटा दी, अब बताओ मैं क्या करूं?
साया आगे बढ़ा और उसके हाथ में एक लाल रंग की पुरानी चिट्ठी दिखाई दी। उस पर लिखा था, सच को उजागर करो ताकि कोई और चंपा न बने। फिर साया धीरे धीरे हवा में विलीन हो गया। कमरे में हल्की सी खुशबू रह गई, जैसे गुलाब और मिट्टी की मिलीजुली गंध। अरविंद ने कैमरा चालू रखा। कैमरे की स्क्रीन पर कुछ सेकंड तक वही साया झिलमिलाता रहा। फिर अचानक सब अंधेरा। भोर का सच। अगली सुबह गांव वाले जब सराय पहुंचे, उन्होंने देखा दरवाज़ा खुला था और अंदर दीवार पर लिखा था, अब वह शांति में है। अरविंद बाहर बैठा था, आंखों में थकावट पर चेहरा शांत। वह बोला, अब वो नहीं लौटेगी, अब वो आज़ाद है। नाथू बाबा ने उसे देखा और धीमे से बोले, बेटा, कुछ डर इसलिए नहीं होते कि हमें रोके, कुछ डर इसलिए होते हैं कि हमें सच्चाई तक पहुंचाए। पूरा चांद, अध्याय 6, अंतिम मुक्ति। भोर का सूरज धीरे धीरे उग रहा था। रामपुरा की गलियों में रात की नमी अब भी बसी थी, लेकिन हवा में एक अजीब सी शांति थी, मानो किसी ने सदियों पुराना भार उतार दिया हो। अरविंद मंदिर के सामने बैठा था, सिर झुका हुआ, आंखें थकी हुईं, पर चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। नाथू बाबा ने पूछा, बेटा अब क्या करेगा? अरविंद ने धीमे स्वर में कहा, अब मुझे सच सबको बताना है बाबा। वो कहानी जो इतने बरस दबा दी गई, उसे जिंदा करना है। सच का प्रसार। अगले कुछ दिनों में अरविंद ने अपने सारे वीडियो, दस्तावेज और चंपा की कहानी को जोड़कर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। काली सराय, अधूरी आत्मा की पुकार पूर्णविराम। वह वीडियो गांव के पंचायत भवन में चलाया गया। पहली बार गांव वालों ने चंपा का नाम खुलकर सुना। पहली बार किसी ने ठाकुर के अत्याचारों की बात की। जब स्क्रीन पर चंपा की तस्वीर आई, मुस्कुराती, मासूम, तो कई औरतों की आंखें भर आईं। गांव की बूढ़ी महिलाएं आपस में कहने लगीं, वो तो हमारे जैसी थी। वीडियो के अंत में जब अरविंद की रिकॉर्डिंग चली, वो लौटी थी, मगर अब उसे लौटने की ज़रूरत नहीं है। तो पूरा हॉल कुछ पल के लिए शांत हो गया। उस दिन से गांव के लोग उस जगह को काली सराय नहीं कहते। अब वो जगह चंपा स्मृति स्थल कहलाने लगी। रात का आखिरी सामना। लेकिन अरविंद के भीतर अब भी एक सवाल बचा था, क्या चंपा को सच में मुक्ति मिली? वह फिर एक आखिरी बार उस जगह गया। अब वहाँ कोई डर नहीं था, बस हवा में हल्की महक थी। दीवार पर अब कोई शब्द नहीं उभरते थे। वह कमरे के बीच खड़ा होकर बोला, चंपा, अगर तुम शांति में हो तो बस एक निशान छोड़ दो। कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर एक हल्की हवा चली। दीवार पर मिट्टी की परतें हिलीं और नीचे से एक शब्द उभर आया, धन्यवाद। अरविंद की आंखों से आंसू बह निकले। वह मुस्कराया और बोला, अब सब पूरा हो गया। चंपा का सपना। उस रात कई महीनों बाद अरविंद चैन से सोया। सपने में उसने देखा, हरे खेत, खुला आसमान और दूर एक औरत सफ़ेद साड़ी में मुस्कुरा रही है। उसके हाथ में वही टूटी हुई चूड़ी थी, जो अब पूरी थी, बिना किसी दरार के। वह बोली, अब मैं आज़ाद हूँ अरविंद। पर याद रखना, इस सच को छिपाना भी एक पाप है। फिर हवा चली और वह गायब हो गई। अरविंद की नींद खुली। खिड़की के बाहर हल्की हवा बह रही थी और कहीं दूर से कोई गा रहा था, अब लौट आएगी नहीं। वर्तमान की शांति। कुछ महीनों बाद काली सराय के पास एक छोटा स्मारक बना। वहाँ पत्थर पर खुदा था, यह स्थान अब भय का नहीं, सत्य का प्रतीक है।
यहाँ वह आत्मा विश्राम करती है जिसने अन्याय का अंत किया। अरविंद ने कैमरा बंद किया। अब वह डर की नहीं, सच्चाई की कहानियां रिकॉर्ड करता था। उसने अपनी डॉक्यूमेंट्री बड़े मंचों पर दिखाई। लोगों ने सराहा, पर वह हमेशा कहता, ये कहानी मेरी नहीं, चंपा की है। अंतिम संकेत। 1 साल बाद, जब अरविंद दूसरी जगहों की कहानियां शूट कर रहा था, उसे एक पत्र मिला। कोई नाम नहीं, बस लिखा था, तुमने जो किया उससे न सिर्फ मुझे बल्कि कई और आत्माओं को शांति मिली। कभी डरना मत, क्योंकि अब डर भी तुम्हारा साथी है। उसने मुस्कराकर आसमान की ओर देखा। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर उसके चेहरे पर पड़ी, और उसे लगा वो मुस्कान कहीं देखी हुई है। डर हमेशा बुरा नहीं होता, कभी कभी डर ही हमें सच्चाई तक पहुंचाता है। मोमबत्ती अध्याय 7 नया रहस्य। अरविंद को चंपा स्मृति स्थल बने हुए लगभग 1 साल हो गया था। गांव अब पहले जैसा डरपोक नहीं था। बच्चे वहां खेलते थे, राहगीर अब उस रास्ते से बिना डर गुजर जाते थे। दीवारों की पुरानी सीलन सूख चुकी थी और जगह को साफ सुथरा बना दिया गया था। लेकिन सच्चाई यह थी, काली सराय कभी पूरी तरह शांत नहीं हुई थी। नई शुरुआत। उस दिन गांव में एक अजनबी आया। सड़क किनारे जीप से उतरा, गले में कैमरा और हाथ में नोटबुक। नाम था रवि मेहरा, एक युवा पत्रकार दिल्ली से। वह बोला, मैं अरविंद वर्मा से मिलने आया हूं, उनकी डॉक्यूमेंट्री ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। अरविंद अब शहर में पत्रकार के तौर पर काम करता था। वह गांव लौटा, रवि से मिला और दोनों उसी शाम चंपा स्मृति स्थल पहुंचे। रवि ने कहा, यह जगह अब तो शांत लगती है, मगर डॉक्यूमेंट्री में आपने कहा था कि दीवारें खुद शब्द उकेरती थीं। क्या वो निशान अब भी है? अरविंद ने मुस्कराते हुए कहा, नहीं, सब मिट चुके हैं, अब यहाँ सिर्फ यादें हैं। रवि ने कैमरा चालू किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। फिर अचानक बोला, सर, क्या आपको पता है कि तहसील रिकॉर्ड्स में मलिक हवेली हत्याकांड की एक फाइल अब गायब है? अरविंद ठिठक गया। क्या? हाँ, रवि बोला, मैंने लखनऊ के आर्काइव ऑफिस में जाकर देखा। केस नंबर 47/1974 चंपा देवी वाली फाइल अब रिकॉर्ड में नहीं है, और जो डिजिटल कॉपी थी वो भी डिलीट हो चुकी है। अरविंद की भौहें सिकुड़ गईं। किसी ने जानबूझकर हटाया होगा। रवि बोला, मगर क्यों? चंपा को तो अब मुक्ति मिल चुकी है ना? अरविंद ने धीरे से कहा, शायद, मगर किसी को सच्चाई फिर से दफन करनी है। रात की परछाई। उस रात दोनों वहीं रुके। अरविंद ने कहा, अब यहाँ डरने की जरूरत नहीं, यहाँ बस हवा है, यादें हैं। पर जैसे ही रात ढली, अंधेरा घना होने लगा। हवा अचानक ठंडी हो गई। दीवार पर टंगी लालटेन अपने आप झिलमिलाई। रवि ने कैमरा उस पर फोकस किया। लेंस में कुछ धुंधला सा उभरा, एक छाया। वह बोला, सर, वो दीवार के पास कुछ हिला क्या? अरविंद ने मुड़कर देखा, कुछ नहीं। फिर वही पुरानी आवाज, धीमी पर जाने पहचाने, अरविंद। अरविंद का चेहरा पीला पड़ गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। रवि बोला, कौन? अरविंद ने धीमे स्वर में कहा, वो आवाज़ चंपा की थी। रवि ने चौंक कर कैमरा घुमाया। दीवार पर नमी की परत उभर रही थी, और उसमें से अक्षर बनने लगे। वो अकेली नहीं थी। रवि और अरविंद दोनों जड़ खड़े रह गए। अक्षर धीरे धीरे गायब हो गए, और दीवार से एक हल्की सी सिसकी सुनाई दी।
नया नाम। अगली सुबह रवि ने तहसील ऑफिस में फिर संपर्क किया। उसे एक पुराना क्लर्क मिला जिसने झिझकते हुए बताया, चंपा का नाम तो रिकॉर्ड में था, पर उसके साथ एक और लड़की थी। नाम था गौरी। वो भी उसी हवेली में काम करती थी, लेकिन उसका जिक्र किसी केस में नहीं हुआ। रवि ने पूछा, वो कहाँ गई? क्लर्क ने सिर झुका लिया। कोई नहीं जानता, कुछ लोग कहते हैं ठाकुर ने उसे गायब करवा दिया। रवि ने तुरंत अरविंद को फोन किया। सर, लगता है कहानी अधूरी नहीं थी, वो दो आत्माएं थी। अरविंद का दिल धड़कने लगा। उसे पिछली रात दीवार पर लिखा वाक्य याद आया। वो अकेली नहीं थी। सराय के नीचे का रहस्य। दोनों ने उसी दिन सराय की पुरानी नींव खोदने का फैसला किया। गांव के कुछ लोगों की मदद से उन्होंने पिछवाड़े की जमीन खोदी, जहां पुराना कुआं था। खुदाई के दौरान मिट्टी के भीतर से एक पुरानी लोहे की पेटी मिली। पेटी जंग खाई थी, मगर ताला टूटा नहीं था। जब उसे खोला गया, अंदर एक जोड़ी कांच की चूड़ियां, एक चांदी का पायल और एक फटा हुआ कागज निकला। कागज पर लिखा था, मुझे मत भूलना चंपा। अगर तू गई तो मैं भी तेरे साथ रहूंगी, हमेशा। गौरी। अरविंद ने कांपते हुए कागज उठाया। गौरी, वो भी वहीं मरी थी। रवि ने कहा, मतलब चंपा की आत्मा तो मुक्त हो गई, पर गौरी की नहीं। अरविंद की आंखों में डर और करुणा दोनों थे। इसलिए शायद दीवार ने कहा वो अकेली नहीं थी। फिर वही रात को दोनों ने कैमरा सेट किया, पेटी वहीं रखी और दिया जलाया। धीरे धीरे हवा भारी होने लगी। दिया टिमटिमाया। फिर अचानक दीवार पर दो साए उभरे। दो औरतें, एक के बाल खुले, दूसरी की पायल झूल रही थी। वो आवाज आई, चंपा, गौरी। दोनों साए एक दूसरे के पास आए। फिर एक तेज रोशनी फैली। दीवारों पर हल्की सी चमक और हवा में गुलाब की गंध। रवि और अरविंद के कैमरे ने वह सब रिकॉर्ड किया। कुछ पल बाद सन्नाटा छा गया। दीवार पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, गब साथ है। अंतिम दृश्य। अगली सुबह जब दोनों ने वीडियो देखा, तो आखिरी फ्रेम में दो आकृतियां दिखीं, चंपा और गौरी, हाथों में हाथ डाले धुंध में खोती हुई। अरविंद ने गहरी सांस ली। अब शायद सच पूरा हुआ। रवि बोला, या शायद बस एक नया अध्याय शुरू हुआ है। अरविंद ने कहा, अगर यह अंत है तो बहुत सुंदर है, और अगर नहीं तो शायद अगली कहानी कोई और सुनाएगा। कोहरा अध्याय 8 हवेली की वापसी। रवि और अरविंद की खोज के बाद रामपुरा में हलचल मच गई। लोग अब कहते थे, दोनों आत्माएं अब शांति में हैं। लेकिन गांव के बुजुर्ग जानते थे, काली सराय की दीवारें कभी खाली नहीं रहती। वो हमेशा कुछ न कुछ सुनती रहती हैं। नई हवा, पुराना डर। 3 महीने बीत गए। बरसात का मौसम था। गांव में एक नई सड़क बन रही थी, और उसी काम के लिए ठेकेदार शंकरलाल ने मजदूर भेजे। पुरानी हवेली की नींव के पास मिट्टी समतल करने के लिए। शाम को जब मजदूर काम खत्म करके लौट रहे थे, एक नवयुवक बोला, साहब, वहां नीचे कुछ चमकता दिखा। शंकरलाल ने टॉर्च जलाकर देखा। मिट्टी में आधा दबा हुआ तांबे का आईना था। उसने झुककर उसे उठाया, कपड़े से साफ किया। आईने के पीछे कुछ खुदा हुआ था। मलिक हवेली 1973। उसी क्षण एक ठंडी हवा चली।
आईने की सतह पर धुंधली परछाई उभरी। एक चेहरा जो उसका नहीं था। वह घबरा गया, आईना फेंक दिया। आईना टूट गया और उस पर से एक हल्की सिसकी सुनाई दी। अरविंद की वापसी। अगली सुबह शंकरलाल ने पूरा किस्सा पंचायत को बताया। गांव फिर से बेचैन हो उठा। लोग बोले, कहीं फिर कुछ जाग तो नहीं गया। किसी ने तुरंत अरविंद को खबर दी। वह 2 दिन बाद लौटा। अब वह थोड़ा उम्रदराज दिखता था, पर आंखों में वही पुरानी जिज्ञासा थी। अरविंद ने टूटा हुआ आईना देखा। उसने ध्यान से उसके टुकड़े जोड़े। आईने में अब धुंधली छवि दिखी। एक लड़की की, सिर पर चुनरी, आंखों में भय। वह बुदबुदाया, गौरी। लेकिन छवि ने सिर हिलाया, जैसे कह रही हो नहीं। अरविंद ने कैमरा चालू किया और कहा, अगर तुम गौरी नहीं हो तो कौन? आईने की सतह पर अचानक धुंधली लकीर बनी। अक्षर प्रकट हुए, शांति नहीं सजा। अरविंद पीछे हट गया। दिल की धड़कन तेज। रात का झोंका। रात को वही टूटा आईना अरविंद के कमरे में रखा था। नींद में उसे लगा जैसे कोई खिड़की पर दस्तक दे रहा हो। धीरे से आंख खोली। आईने के टुकड़े चमक रहे थे। कमरे में हल्की हवा बह रही थी और दीवार पर किसी ने उंगलियों से कुछ लिखा था। वो वापस आ गई है। अरविंद का गला सूख गया। कौन? और तभी आईने में वही आवाज़ गूंजी, मलिक हवेली अधूरी है। रवि की खोज। दूसरी तरफ रवि अब शहर लौट चुका था। लेकिन हर रात उसे एक ही सपना आता। एक पुरानी हवेली, टूटी दीवारें और एक औरत सीढ़ियों पर खड़ी मुस्कुरा रही है। वह कहती, सच अधूरा है। रवि ने इस सपने का पीछा करना शुरू किया। पुराने अखबारों में खोजते हुए उसे एक अजीब रिपोर्ट मिली। 1973 में हवेली के तहखाने में आग लगी थी। ठाकुर विजय मलिक का खजाना वहीं छिपा था, पर आग में सब जल गया। आग लगने का कारण आज तक नहीं पता। रवि को लगा यही सुराग है। उसने अरविंद को फोन किया। सर, हवेली की आग और आत्माओं का रिश्ता है। शायद किसी ने वहां कुछ छिपाया था और वो अब वापस आना चाह रहा है। अरविंद बोला, तो हमें फिर से वहां जाना होगा। हवेली की वापसी। रात के अंधेरे में दोनों फिर चंपा स्मृति स्थल पहुंचे। अब वहां दीवारों पर काई उग आई थी और हवा में एक अजीब सन्नाटा था, जैसे कोई जाग रहा हो। अरविंद बोला, सुनो, यह अब सराय नहीं रही। हवेली फिर जिंदा हो रही है। दीवारों से हल्की रोशनी निकलने लगी। धीरे धीरे वही पुराना दरवाज़ा जो वर्षों से बंद था, अपने आप खुल गया। भीतर की दीवारों पर लौह की गंध, राख और धुएं की बू थी। वहां बीचों बीच एक लकड़ी का संदूक पड़ा था। रवि ने टॉर्च से देखा, उस पर उभरा नाम था, विजय मलिक। अरविंद ने कहा, यही वो संदूक है जिसमें उसने अपने गुनाह छिपाए होंगे। दोनों ने सावधानी से उसे खोला। अंदर राख के साथ कुछ कागज थे। एक डायरी। डायरी में लिखा था, मैंने उन्हें मार दिया पर मैं खुद जल गया। उन्होंने कहा था वो मुझे सजा देंगी, पर अगर कोई इस डायरी को पढ़ रहा है तो समझो मैं लौट आया हूं। रवि ने कांपते हुए पूछा, सर, इसका मतलब? अरविंद ने धीमे स्वर में कहा, विजय मलिक की आत्मा कभी नष्ट नहीं हुई। वो भी अब लौट रही है। आवाज़ें फिर से। अचानक हवेली के अंदर से कदमों की आवाज़ आई। धीरे धीरे, भारी जूते जैसे किसी मर्द के।
दीवारों से राख झड़ने लगी। फिर वही आग की बू, वही लपटें और छत से उतरती हुई परछाई। लंबा कद, चौड़ा सीना और आंखें अंगारों जैसी लाल। वह आवाज आई, तुमने मुझे भुला दिया अरविंद, पर मैं अब लौट आया हूँ। अरविंद पीछे हट गया। विजय मलिक। दीवारों से चंपा और गौरी की फेंट आवाजें गूंजने लगी। उसे रोको, वो फिर आग लगाएगा। रवि ने कैमरा गिरा दिया। हवा गरजने लगी। आईने के टुकड़े उड़कर हवा में घूमने लगे और उनमें आग की परछाई नाच रही थी। अरविंद ने जेब से वही चूड़ी निकाली जो उसने हमेशा अपने पास रखी थी। वह चिल्लाया, चंपा, गौरी, अब वक्त है, उसे रोक लो। एक पल में हवा ठहर गई। दीवारों से सफ़ेद रोशनी निकली। दो आकृतियां उभरी, चंपा और गौरी, हाथों में चमकती रोशनी। उन्होंने एक साथ कहा, यह हवेली अब शाप से मुक्त हो। एक तेज विस्फोट हुआ। हवेली की दीवारें कांप उठीं और जब रोशनी थमी, वहां कोई नहीं था। भोर के बाद सुबह जब गांव वाले पहुंचे, उन्होंने देखा जहां हवेली थी वहां अब बस राख और जले हुए पत्थर बचे थे। बीच में टूटी हुई डायरी का पन्ना पड़ा था जिस पर लिखा था, सत्य की ज्वाला ने सब कुछ भस्म कर दिया। अरविंद और रवि दोनों वहां नहीं थे। किसी ने कहा इस शहर लौट गए होंगे, पर किसी ने उन्हें फिर नहीं देखा। अंतिम झलक। 1 साल बाद एक प्रदर्शनी में किसी ने एक वीडियो देखा। पुराने कैमरे से रिकॉर्ड किया गया। वीडियो में 2 आवाज़ें थीं, अरविंद और रवि की, और पीछे दीवार पर वही शब्द उभर रहे थे, हवेली लौटेगी जब कोई सच फिर दबाएगा। मोमबत्ती। अध्याय 9। सत्य का चक्र। बरसों बीत गए। रामपुरा अब बदल चुका था। नई सड़कें, बिजली के खंभे, मोबाइल टावर और शहर जैसी रफ्तार। लोग अब काली सराय की बात मजाक में करते थे। कोई कहता, वो तो बस पुरानी कहानी थी, तो कोई हंसते हुए जोड़ देता, अरे अब आत्माएं नहीं आती, सिर्फ बिलें आती हैं। लेकिन इतिहास के साथ एक बात हमेशा सच रही है, जब लोग डर भूल जाते हैं तब डर वापस आता है। नई पीढ़ी, पुराना सवाल। गांव के स्कूल में अब एक युवा अध्यापक आया था, नितिन चौहान, उम्र लगभग 28 साल। दिल्ली में पढ़ा लिखा, गांव में पोस्टिंग मिली थी। नितिन को पुरानी कहानियां पढ़ने का शौक था। एक दिन उसने इंटरनेट पर काली सराय टाइप किया, पर आश्चर्य हुआ, कोई परिणाम नहीं मिला। न लेख, न वीडियो, न रिपोर्ट, जैसे उस नाम को किसी ने मिटा दिया हो। वह बोला, इतनी बड़ी घटना और ऑनलाइन कोई निशान नहीं, कुछ तो छिपाया गया है। उसने गांव के बुजुर्ग रघुवीर बाबा से पूछा। बाबा की आंखें चमक उठीं। बेटा, मत खोद उस जमीन को, हर बार जो खोदता है वही गुम हो जाता है। नितिन मुस्कराया, अब जमाना बदल गया है बाबा, मैं बस सच्चाई जानना चाहता हूँ। बाबा बोले, सत्य का रास्ता जब सीधा नहीं होता तो वो चक्र बन जाता है। पुराना कैमरा। अगले दिन नितिन को स्कूल के पुराने स्टोर में एक संदूक मिला। उस पर धूल जमी थी, लेकिन नाम साफ पढ़ा जा सकता था, अरविंद वर्मा, पत्रकार। नितिन चौंक गया। वही अरविंद जो सालों पहले गायब हो गया था। संदूक खोला। अंदर एक पुराना कैमरा, कुछ फिल्म रीलें और एक नोटबुक थी। रीलें तो खराब थीं, लेकिन नोटबुक खुलते ही पन्नों पर पुराने शब्द नजर आए।
अगर यह पढ़ रहे हो तो समझो चक्र फिर शुरू हुआ है। नितिन की सांस रुक गई। उसने आगे पढ़ा।